किसानों के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का आज दूसरा दिन। बॉर्डर पर आज भी दिल्ली कूच की तैयारी। कल बवाल के बाद तनाव दिखा। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आज फिर बवाल। किसानों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कर रहे थे कोशिश। टिकरी बॉर्डर की तरफ जाने वाला रास्ता सील किया गया। बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर तक का दायरा सील है। मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई। किसानों के विरोध के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा का पहरा। भारी सुरक्षा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही कंक्रीट, नुकीले तार और बैरिकेडिंग के साथ बॉर्डर बंद किया गया। सिंघू बॉर्डर से सटे आसपास के अंदरूनी रास्तों की जेसीबी के जरिए खुदाई की गई। अंदर के रास्ते से दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएंगे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सर्विस रोड पर कंक्रीट के स्लैब लगाए गए। कटीले तारों से बॉर्डर सील किया गया। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, प्रदर्शन से आम लोगों को हो रही है परेशानी। कोई फैसला जल्दबाजी में ना करें। किसानों की सरकार को चिंता है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दोहराई अपनी मांग। कहा, हमें एमएसपी पर मिलनी चाहिए गारंटी। सरकार से बातचीत के लिए तैयार। दिल्ली करेंगे। किसान आंदोलन पर कांग्रेस की सियासत जारी। कांग्रेस बोली, किसानों से झूठे वादे करने की और माफी मांगे पीएम मोदी इस पर। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के एक्शन के दौरान घायल किसान से राहुल गांधी ने बातचीत की। फोन पर जाना हाल। कहा, आप देश के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी ने राजस्थान से दाखिल किया नामांकन। राहुल गांधी, गहलोत और प्रियंका भी रहे मौजूद। सोनिया गांधी के राज्यसभा नामांकन पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। का हर बार कांग्रेस बाहरी लोगों को भेजती है राज्यसभा। लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए एक और लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश से एल मुरुगन, उमेश नाथ, माया नरोलिया को उम्मीदवार बनाया। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव मैदान में। अखिलेश यादव को लगा एक और झटका। अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने किनारा कर लिया। राज्यसभा चुनाव में एसपी उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव से नाराज हुई अपना दल की नेता पल्लवी पटेल। कहा, समाजवादी पार्टी अहंकार में। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी के एजेंडे से पीडीए गायब। परिवार का विकास करती है समाजवादी पार्टी। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगाया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में शामिल हो गए। पुणे में शरद पवार के घर पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। शरद गुट का कांग्रेस में विलय की खबरों से इनकार है। अनिल देशमुख बोले, विलय की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। शिखर सम्मेलन में मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना से द्विपक्षीय वार्ता। आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 27 एकड़ में यह मंदिर बना है। यूएई सरकार ने जमीन दान में दी। उद्घाटन से पहले अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बीएपीएस सोसाइटी ने इस मंदिर का निर्माण किया है। यूएई की यात्रा के समापन के बाद आज कतर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कतर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने को लेकर बातचीत। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम का निरीक्षण किया। पुलवामा हमले की बरसी आज है। शहीद जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने लिखा, शहीदों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। संदेश खाली में हुई हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। कहा, टीएमसी के गुंडे अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल में अराजकता का राज है। जंगल राज ममता राज जैसा होता है। राजस्थान में ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेघराज शेखावत और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। जयपुर, उदयपुर और नागपुर में 16 लोकेशन पर छापा। अभिनेत्री मल्लिका राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत। फंदे से लटका मिला शव। गायक शान के म्यूजिक एल्बम से शोहरत मिली। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 350 और इलेक्ट्रिक बसेस। सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने हरी झंडी।
मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब हुई, अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। 5 दिन से हड़ताल पर हैं। मनोज जरांगे के समर्थन में महाराष्ट्र के बीड़ में बाजार बंद, सड़कों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के मेरठ कैंट इलाके में तेंदुए के घुसने से दहशत, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी रखी। किसान के भिलवाड़ा के एक स्कूल में भूत प्रेत भगाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। बर्फबारी के बाद चमक उठी उत्तराखंड की पहाड़ियां, औली की वादियों में सूरज की रोशनी पड़ते ही चांदी की तरह बर्फ चमक रही। किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। किसान अब भी शंभू बॉर्डर पर जमे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों ने दावा किया कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील की है कि प्रदर्शन से किसी को परेशानी ना हो और केंद्र सरकार भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो एक और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, उधर किसानों का दावा यह है कि किसी को परेशानी ना हो इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का एपिसेंटर बना हुआ है। आज भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जहां किसान मौजूद हैं वहां से एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त सीधी ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्त आंसू गैस की शेलिंग शुरू की है और जो आसमान में धुआं आप देख रहे हैं, ये धुआं उसी शेलिंग का है जो हरियाणा के बॉर्डर की तरफ से की जा रही है। और ये 500 मीटर का वो बॉर्डर है जिस पर लगातार किसानों को रोकने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। सीधी तस्वीरें और आसमान में जो ये धुआं दिख रहा है, तकरीबन 5 मिनट तक लगातार आंसू गैस के शेल छोड़े गए हैं, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। एक तरह से शंभू बॉर्डर पर सम्मान की लड़ाई चल रही है। सम्मान किस चीज का है? आंसुओं का सम्मान है। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस किसानों को रोकने के लिए अपने फर्ज और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली कूच करना चाहते हैं, इसलिए ये उनके सम्मान की लड़ाई बन गई है। और शंभू बॉर्डर पर इसी तरह के हालात हैं। हजारों किसान यहां पहुंचे हुए हैं और हजारों किसानों के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि कैसे उन्हें रोका जाए। अनाउंसमेंट देख सकते हैं आप, ये हो रही है। दोनों बड़े लीडर किसानों के मेरे सामने खड़े हैं, सरवन सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह डल्लेवाल। दोनों लगातार बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि रोका नहीं जा सकता किसानों को अपनी मांगों के लिए। बावजूद उसके जिस तरह का ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स बिठाई गई है, ये सरासर गलत है। इसके जितने भी जिलों में इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, उनको रोकने के लिए, उनको तोड़ने के लिए किसानों को काफी जुगत भिड़ानी पड़ेगी, क्योंकि 2002 के आंदोलन को देखते हुए इस बार ना सिर्फ अंबाला और जहां पर मैं मौजूद हूं पटियाला, इन दोनों जिलों की सरहद पर जो पंजाब और हरियाणा को बांटती है, ना सिर्फ वहीं पर इस तरह के इंतजाम है, बल्कि इसके आगे अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में और फिर सिंघू बॉर्डर आता है। हर जिले की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। रात भर मैंने ट्रैवल किया है दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक। मैंने देखा कि जगह जगह गांव के अंदर से ट्रैफिक डाइवर्ट है और पुलिस ने मोर्चेबंदी कर रखी है। किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना, यह कोशिश है पूरी तरह से हरियाणा पुलिस की और पैरामिलिट्री की। लेकिन एक बार फिर पानी का इंतजाम भी इधर कर लिया गया है, ताकि उधर से आंसू गैस चलेगी तो कैसे उसको पानी के जरिए खत्म करना है, आंसू गैस के प्रभाव को कम करना है। जितनी दूर तक नजर जाती है, जहां तक तस्वीरें देखते हैं, वहीं तक ट्रैक्टर, गाड़ियों का रेला, किसानों की भीड़ नजर आ रही है। दूर दराज के गांव से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ मकसद एक ही है, कैसे दिल्ली पहुंचा जाए, कैसे सरकार को यह मजबूर किया जाए कि उनका एमएसपी की गारंटी वाला कानून आए, कैसे उन केसों को खत्म करवाया जाए जिन केसों के लिए ये दिल्ली गए थे और वह मुकदमे दर्ज हुए। ये देखिए एक बार फिर धमाकों की आवाज, जबरदस्त धमाकों की आवाज आ रही है। 500 मीटर की दूरी है पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बीच में। एक छोटी सी नदी नाले की शक्ल में यहां से बहती है, घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। वो पुल इस वक्त
सम्मान का रणभूमि बना हुआ है। सम्मान दोनों तरफ से है। किसान चाहते हैं उनको हक मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं उन्हें जो काम दिया गया है उन्हें रोकने का उसको पूरा करें। और इस बीच सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन 24 घंटे बाद भी अब भी शंभू बॉर्डर पर हालात वही हैं जो कल थे। लगातार आंसू गैस के गोले चल रहे हैं और किसानों की तरफ से वो बंदोबस्त किए जा रहे हैं जो बंदोबस्त उन प्रभाव को रोकते हैं। देखिए, अभी अनाउंसमेंट हो गई है और ये कहा गया है सभी नौजवानों को और जितने भी किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको ये कहा गया है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ना है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सामने से आंसू गैस चलने लगी। ये जो भीड़ है पीछे, ये सिर्फ इन किसान नेताओं के आदेश की इंतजार कर रही है। जैसे ही ये बोलना बंद करेंगे, जो भी उनका आदेश होगा उसको ये भीड़ फॉलो करेगी। किसान नेताओं के, किसान संगठनों की यही खूबसूरती है। और ये आगे तभी बढ़ते हैं जब इनके संगठन कहते हैं, और जब इनके संगठन ये कहेंगे कि आपको आगे ना बढ़ के यही रुकना है, ये यही रुकेंगे। रात का पड़ाव यही था, लेकिन आदेश आज यही है कि आगे बढ़ना है। और ट्रैक्टर की तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। आसपास के गांव से लोग यहां पहुंचे हुए हैं और इनके यहां पहुंचने की वजह यह है कि कल ये कॉल दे दी गई थी कि हर हाल में आपको यहां पर आना है। ये ट्रैक्टर के रास्ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप देखिए सिंघू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है ये ट्रैक्टर। ये ताजा तस्वीरें, यहां पर जो सम्मान की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई और किसानों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के फर्ज की लड़ाई है, उसके साथ इस तरह की ये भागदौड़ भरे माहौल में, इस तरह के गहमी भरे माहौल में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और आगे आ गए हैं हम, और ये तस्वीरें देखिए किसान आंदोलन की। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें केंद्र से लेकर पंजाब तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर कोई देख रहा है। ये पंडाल है, यहां पर किसानों के अगले आदेश का हुक्म दिया जा रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। चेहरे लपेटे हुए तमाम नौजवान इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश एक ही है कि आंसू गैस के प्रभाव को किस तरह से रोकना है। तो जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आपने देखी। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों ने एक बार फिर से एमएसपी पर गारंटी की मांग की। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से फिर अपील की है कि प्रदर्शन से लोगों का जनजीवन बाधित ना करें। सरकार को किसानों की चिंता है, जबकि किसानों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी का रास्ता नहीं रोका है और वो सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों को आपको सुना देते हैं। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है, वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें। दिल्ली कूच है जी, उस कोई रुकावट नहीं की, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। एक बड़ी अपडेट जानिए कि गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। इनको राज्यसभा भेजा जाएगा गुजरात से। आज ही नामांकन की खबरें भी आई थी, कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अब बीजेपी की जो लिस्ट लगातार सामने आती जा रही है उसमें नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अभी ये बड़ी खबर है कि नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया जाएगा और महाराष्ट्र से अशोक चौहान, जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं
महाराष्ट्र के, उन्हें जो है महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया जाएगा राज्यसभा के। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है अब जेपी नड्डा का कि वो गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल तक यही चर्चा थी कि जेपी नड्डा का चूंकि राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो वो कहां से जाएंगे। ये जो तीसरी लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा कैंडिडेट के रूप में, तो गुजरात से जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अशोक चौहान, जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये एक बड़ी खबर, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन गुजरात और महाराष्ट्र की जो सूची जारी की है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा नाम जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा गुजरात से जो 3 और नाम है उनमें गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह सालाम सिंह परमार, और महाराष्ट्र से जो 3 महत्वपूर्ण नाम है उसमें सबसे पहला नाम अशोक चौहान, दूसरा नाम मेधा कुलकर्णी और तीसरा अजीत गोपते। ये जो 3 नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण। 7 लोगों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवार गुजरात से और 3 उम्मीदवार महाराष्ट्र से जारी किए हैं। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण नाम है वो जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और दूसरे जो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अशोक चौहान हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाया है। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र से अशोक चौहान और गुजरात से उम्मीदवार होंगे जेपी नड्डा। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। एक बड़ी अपडेट जानिए कि गुजरात से जेपी नड्डा को राज्यसभा भेजा जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। इनको राज्यसभा भेजा जाएगा गुजरात से। आज ही नामांकन की खबरें भी आई थी, कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। अब बीजेपी की जो लिस्ट लगातार सामने आती जा रही है उसमें नए नए नाम सामने आ रहे हैं। अभी ये बड़ी खबर है कि नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार बनाया जाएगा और महाराष्ट्र से अशोक चौहान, जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उन्हें जो है महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया जाएगा राज्यसभा के। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है अब जेपी नड्डा का कि वो गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, गुजरात से उम्मीदवार बनाया गया है? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल तक यही चर्चा थी कि जेपी नड्डा का चूंकि राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो वो कहां से जाएंगे। ये जो तीसरी लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा कैंडिडेट के रूप में, तो गुजरात से जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अशोक चौहान, जो 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये एक बड़ी खबर, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन गुजरात और महाराष्ट्र की जो सूची जारी की है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा नाम जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा गुजरात से जो 3 और नाम है उनमें गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह सालाम सिंह परमार, और महाराष्ट्र से जो 3 महत्वपूर्ण नाम है उसमें सबसे पहला नाम अशोक चौहान, दूसरा नाम मेधा कुलकर्णी और तीसरा अजीत गोपते। ये जो 3 नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण। 7 लोगों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवार गुजरात से और 3 उम्मीदवार महाराष्ट्र से जारी किए हैं। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण नाम है वो जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और दूसरे जो 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अशोक चौहान हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए कैंडिडेट बनाया है। जी ठीक है नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र से अशोक चौहान और गुजरात से उम्मीदवार होंगे जेपी नड्डा।